नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवांगी शर्मा है और आज मैं आप लोगों के साथ गंगटोक इंटरनेशनल से सीधा लाइव जुड़ी हूँ। तो आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं गंगटोक इंटरनेशनल में विंटर सेशन की एक छात्रा हूँ। तो मुझे गंगटोक इंटरनेशनल से एक छोटा सा असाइनमेंट मिला है, जिसे पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और मेरे साथ यहाँ उपस्थित है सीमा कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर दिग्विजय रॉनी सर। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की इस लाइव में हम मिस्टर दिग्विजय रॉनी सर से उनके बारे में जानेंगे और उनसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, आपकी जर्नी, और आप क्या मुझे और दर्शकों को अपने देखिए, सभी अपने परिचय में कहते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल उलट कहूंगा। मैं एक बहुत बड़े गांव करासा से आता हूं और मुझे लगता है इसे गांव नहीं बल्कि एक इलाके का दर्जा दे देना चाहिए। फ़क्र से हम खुद को मैं हूँ करासा भी कहते हैं। और मैं इस गांव में एक ही गांव में 2 पंचायतें हैं और इसके बाद भी 2 ऐसे गांव हैं जो अलग अलग पंचायतों में पड़ते हैं और एक गांव ऐसा है जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। तो मुझे लगता है प्रदेश में शायद इतना बड़ा गांव शायद ही कहीं होगा जो इतनी सारी पंचायतों को मिलकर और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसियों में भी जाता हो। मैं जन्मा ज़रूर करासा में हूँ, लेकिन मेरी जो पालन पोषण है वो सारा, मेरी एजुकेशन वो रोडू की गलियों में हुई है और मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, बहुत कमज़ोर किस्म का छात्र था। अक्सर स्कूल में मुझे जब इंस्पेक्शन वाले स्कूल आया करते थे तो वो मुझे स्कूल से कह दिया जाता था कि आप कल ना आए, आपकी अटेंडेंस लगा दी जाएगी। और साल भर पढ़ने के बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थे तो स्कूल के टीचर्स ये भी कह दिया करते थे कि भाई अगर हो सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है उन्हें रिज़ल्ट की बड़ी चिंता रहती है, तो आप अगर हो सके तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपना फॉर्म भरे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सही समय पर मेरी जो साक्षात्कार है, मुझे जो है सरस्वती माता के दर्शन हुए और उस सरस्वती माता के दर्शन के बाद जो मेरी ज्ञान की ज्योति है वो उद्दीप्त हुई और उस ज्योति के उद्दीपन के बाद लगातार मेरी जो ज्ञान ज्योति है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती रही। और आज आप देख रहे हैं, गांव से आया रॉनी, रोहड़ू में दिग्विजय रॉनी बना और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए रॉनी सर बनकर आज आपके सामने हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि सर ने कहा कि वो करासा गांव से हैं और उसमें भी एक ही गांव में 2 पंचायतें हैं। तो सर, आपके लिए मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न चेंजेस आ गए। फॉर एग्जांपल स्क्रीन्स, टीवी और टेबल्स टीवी पे करवाए जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस और भी बहुत सारे। तो सर, क्या आपके समय में भी ऐसी पढ़ाई होती थी या फिर आपके ज़माने में कोई किसी और तरह से पढ़ाई होती थी? देखिए, पढ़ाई के दौर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर दौर में एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा अलग तरह के लोगों के साथ है। जो पुराने दौर के लोग हैं, मैं उन लोगों की बात कहूँगा। जो मैकाले के दौर के जो लोग हैं, वो लोग उनके दौर में, पुराने समय की अगर बात करूँ तो रेडियो के दौर में वो पढ़ करके उनका एक्सपोजर जो है वो रेडियो लेवल तक का था। लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन है वो वाईफाई जनरेशन है, एंड्रॉयड जनरेशन है। तो इन दोनों जनरेशन को जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों का एक अलग एक्सपोजर है, एक अलग कंपटीशन था। अगर आप और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे DD1 का एक दौर आया, फिर स्टार का एक दौर आया, फिर ZTV का एक दौर आया। तो अलग अलग जनरेशन के लोग जो है वो अलग अलग तरीके से एजुकेशन लेके आए हैं। मैकाले के दौर में ABCD छठी में पढ़ने को मिलती थी। उसके बाद एक दौर आया एजुकेशन सिस्टम में जब फर्स्ट में ABCD हु इज़ जॉन, हु इज़। नई जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो नई जनरेशन जो है वो आप सीधे ही कंप्यूटर और फ़ोन फ्रेंडली है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी दौर को कंपेयर करना कितना मुश्किल है। कोई किसी का एक्सपोजर रिक्शा तक का था, किसी का एक्सपोजर ट्रेन तक का हुआ और आज आप देख रहे हैं एक्सपोजर जो है वो एरोप्लेन तक का एक्सपोजर हो गया है। अब इसी उसमें संदर्भ में बात करूंगा, जो पुराने लोग थे उनके लिए जो दुनिया थी वो
रियासत तक थी, वो कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो भारत उसके लिए दुनिया थी। लेकिन अगला एक दौर आया जिनको जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा भूमंडल है, जो हमारा प्लेनेट है, ये भी छोटा पड़ने लग गया। लेकिन जो एक अगला दौर, जो ये AI जनरेशन की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जनरेशन आएगी, इनके लिए मुझे लगता है यूनिवर्स भी छोटा पड़ेगा और मिल्की वे भी छोटा पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, प्रश्न में कंपैरिजन की जब बात आ गई तो कंपैरिजन ये होना चाहिए था कि पुराने ज़माने में भी शिक्षा जो है अमीरों के लिए महंगी थी, आज के दौर में भी गरीबों के लिए शिक्षा महंगी है। आज अगर आप देखेंगे, उस वक्त पुराने दौर में, मैकाले की दौर की अगर बात करूं, तो लोगों को बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। जो पैसे वाले लोग थे वो तो पढ़ जाया करते थे, वो बैरिस्टर की डिग्री लेके वहाँ से आ जाया करते थे। यहाँ का लोग जो है वो अनपढ़ रह जाता था, गरीब जो है अनपढ़ रह जाता था। फिर दौर आया अगला, आजकल के दौर के, आजकल की जनरेशन की अगर बात करेंगे आप, तो अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपको कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका एडमिशन मिला तो मिला, नहीं मिला तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी फ़ीस है वो गरीबों के पहुंच की फ़ीस नहीं है। तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे के आपको बैरिस्टर की, लॉ की डिग्री मिल जाया करेगी। और उसके बाद क्या होगा कि एक जो गरीब तबके का आदमी जो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा, वो बढ़िया वकील बनेगा, बढ़िया। और जो दूसरा है, जो पैसे दे के वकील बना है, जो पैसे दे के लॉयर बना है, पैसे दे के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कहीं से उसने प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाई की है, तो वो बड़ा वकील बना है। बड़ा और बढ़िया वकील में मैं अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो बड़ा वकील है वो लिंक से बढ़िया है, वो उसके लिंकेज बहुत अच्छी है, और जो बढ़िया वकील है उसकी दलील बहुत अच्छी है। तो एक की अपील अच्छी है, एक की दलील अच्छी है। तो जो मैकाले के दौर के लोग थे वो तो इस गैप को, अमीर और गरीबी को जो मिलने वाली सुविधा पढ़ाई थी, उसके गैप को कम नहीं कर पाए। अब मुझे उम्मीद है वाईफाई और एंड्रॉयड और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के जो आप जैसे बच्चे हैं, ये इस खाई को कम करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। तो जैसे कि आपने सुना कि सर ने कहा कि हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो सर आपके लिए मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे आपको पता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ को डांस, किन बच्चों का डांस में होता है, किसी बच्चे का सिंगिंग में फोकस होता है, कुछ बच्चे मैथ्स में फोकस रहते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो आपके हिसाब से मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई सिंगिंग में अच्छा है पर उसको मैथ्स नहीं आती, तो आप उन बच्चों को हैंडल कैसे करेंगे, उनको मैनेज कैसे करेंगे कि आपको भी मैथ्स सीखनी चाहिए? देखिए, हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, किसी न किसी चीज़ में बहुत वीक है। आपको ये तय करना है कि आप किस बच्चे को किस तरह की प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। मुझे ये लगता है, पहले तो जब आप डील करने की बात कर रहे हैं बच्चों को, मेरा पहला गुरु मंत्र ये है कि आप जब भी बच्चों को डील करने की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट पहला पायदान है। कि चाहे बच्चा पढ़ने में अच्छा है, चाहे बच्चा फ्रंट बेंचर है, चाहे बैक बेंचर है, दोनों तरह के बच्चे को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे की रिस्पेक्ट करता है तो डील करना बहुत आसान हो जाता है, मेरा ये मानना है। और इसके बाद में और अगर बात करूं तो जो टीचर है जब बच्चों को डील करता है तो सबसे आसान तरीका टीचर को डील करने का ये है कि टीचर आप को मैं एक बात से, इस एक एग्जांपल से इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं कि टीचर एक डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। डायरेक्टर कैसा? आपने देखा होगा विधु विनोद चोपड़ा, संजय लीला बंसाली 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं और फिर अलग अलग टेस्ट के लोग, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को फाइटिंग पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, अलग अलग टेस्ट के लोग सिनेमा हॉल में इनकी पिक्चर देखने जाते हैं। जब पिक्चर देख के सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई हैं जिसको हर टेस्ट के लोगों ने वंडरफुल कहा है। 3 इडियट्स एक फिल्म है। किसी भी टेस्ट का आदमी अगर सिनेमा हॉल में अंदर गया हो, लेकिन जब वो बाहर आया है तब उसे वंडरफुल ज़रूर मिला है। मैं भी टीचर से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर 40 मिनट का जो आपकी जो फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जो लेक्चर आप तैयार कर रहे हैं, उस लेक्चर में अगर आप 3 इडियट्स जैसी डायरेक्टरशिप करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फ़िल्म जो है वो फ्लॉप हो जाए, आपका बच्चा जो है वो आपसे कनेक्ट ना बना पाए। और अगर आपकी स्क्रिप्ट बेकार हुई, वही लोग
जिसने थ्री इडियट्स के हीरो बने हैं, उन्होंने, उसी हीरो ने अगर डायरेक्टरशिप ठीक नहीं हुई है तो फ्लॉप फिल्म दी है। चक दे इंडिया शाहरुख खान ने अगर हिट की है तो कोई ना कोई फिल्म, अगर डायरेक्टरशिप ठीक नहीं हुई है तो कोई ना कोई फिल्म उसने फ्लॉप दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप बच्चों को डील करना चाहते हैं तो बच्चों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको 40 मिनट की स्क्रिप्ट को इतनी बेहतर तैयार करके आएँ, जब वो स्टूडेंट्स के क्लासरूम में, जो हमारा टीचर्स का बॉक्स ऑफिस होता है, जब आपकी स्क्रिप्ट बॉक्स ऑफिस में जाए और वो सुपर हिट होकर बाहर निकले, ये मुझे लगता है टीचर स्टूडेंट्स को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है टीचर्स जितना मोटिवेट करें, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हम एक प्रतिशत की प्रतिस्पर्धा में इतने आगे बढ़ गए हैं कि बस हम 99.9 को ही मार्क्स समझ रहे हैं, उससे 90 से नीचे वाले लोगों को स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं। हमें ये फ़र्क समझाना होगा, समझना होगा कि प्रतिशत की प्रतिस्पर्धा ना हो करके सफलता की सफलता का पायदान हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि सर ने कहा कि आप अगर आप एक टीचर हो और आप अगर उसको 40 मिनट का एक लेक्चर तैयार करते हो तो उसको इतनी अच्छे से बनाओ, इतनी मोटिवेशनल बनाओ कि बच्चा सुन के आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। तो सर आपके लिए मेरा चौथा प्रश्न है कि जैसे सर आपको पता है कि आजकल मुश्किलें होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन की ड्यूटी उनको ही लगती है और जैसे कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है फिर उनको उनकी ड्यूटी करनी पड़ती है, उनकी क्लासेस में जाना पड़ता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि अनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं तो उनको हैंडल करना पड़ता है, और फिर ऊपर से उनकी जो इलेक्शंस होते हैं वो भी उनको करने पड़ते हैं, और फिर ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। तो आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करते हो? देखिए, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है आप पढ़ते ज़रूर प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन आपके जो प्रश्न है वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स के प्रश्न है। आपने बात की इलेक्शन की, यानी आप टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल की टीचिंग पदवी को। देखिए, सब काम करने होते हैं, सभी काम ज़रूरी हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कई बार ओवर बिजीनेस, ओवर बर्डन टीचर को कर दिया जाता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा टीचर की यही रही है कि वो जो है बच्चों को प्रायोरिटी में रखे, बच्चों को सर्वोपरि रखे और उसे बेहतर डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ एक ही तरफ की समस्या है। टीचर को ये समस्या अपनी तरफ से नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी समस्या होती है। मैंने कई टीचर को देखा है, कई टीचर्स को देखा जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद जब वो क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, अपनी क्लास को डिलीवर करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है? वो रिस्पांस, जिस रिस्पांस की वो कई वर्षों से चेष्टा कर रहे हैं, वो रिस्पांस उन्हें नहीं मिल पाता। जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उस बात को समझ नहीं पा रहा है, और वो जो बच्चा है समझ नहीं पा रहा, वो समझना ही नहीं चाह रहा है, इंक्वायरिंग नहीं है, क्यूरियस नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि वो बात को समझे। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से बच्चों को डील करे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है कि एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और बड़ी शिद्दत के साथ उसने क्लास पढ़ाई और उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा पढ़ाया। जाते हुए टीचर ने बच्चों को पूछा, बच्चों समझ आया? कहते हाँ जी सर, सारा समझ आ गया। कहते बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है? तो एक बच्चा खड़ा उठता है, वो कहता है कि सर आपने हमें पढ़ाया ये तो सत्य है, परंतु हमें समझ में आया ये आपका भ्रम है। ऐसी स्थिति जो है वो टीचर्स की हो चुकी है। जब तक एक तरफा टीचिंग चलेगी तब तक हम बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। आजकल की जो जनरेशन है, ये जनरेशन जो स्टूडेंट्स की जनरेशन है, ये बड़ी डिचिंग जनरेशन है। हम इनको समझाने के लिए कोई तीर फेंकते हैं तो ये ऐसे करके उस तीर को इस तरफ से जाने देते हैं। इतने फेक्स इनके इतने अच्छे हैं कि ये उस जो हमने इनके नॉलेज के लिए जो इनकी तरफ हम तीर फेंक रहे हैं उसको डिच करने का, उसको फेक करने का जो इनका अब कैलिबर है वो हमसे शायद ज़्यादा ऊपर का हो गया है। लेकिन हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि हम जल्द एक बड़े परिवर्तन अपनी शिक्षा जगत में देखने को हमें मिले।
तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मुझे बहुत सारा सीखने को मिल रहा है, मेरे दर्शकों को आपसे बहुत सारा सीखने को मिल रहा है। तो सर आपके लिए मेरा पांचवा प्रश्न है कि सर जैसे कि आपको पता है कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे गुणों का चाहिए, तो आपके गुण चाहिए, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? देखिए, अच्छा शिक्षक सिर्फ वो नहीं है कि जो सही समय पर सिलेबस को ख़त्म कर दे या बहुत जल्दी सिलेबस को ख़त्म कर दे। जो लेट करे वो तो अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। अच्छा शिक्षक वो है जो स्टूडेंट्स को अच्छा शिक्षक जामवंत है। मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा शिक्षक जामवंत है जो हनुमान को ये समझा रहा है कि उसके अंदर जो ताकत है उस ताकत का एहसास अगर वो अपने स्टूडेंट को करा रहा है। तो आपने देखा जामवंत ने हनुमान को समझाया कि तुम पवन पुत्र हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बलशाली हो, तुम चाहो तो उड़कर लंका पहुंच सकते हो। और उसे इस बात का आभास हुआ और उसने ये करके दिखाया। ऐसा ही टीचर को भी होना चाहिए। उस टीचर को समझना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो स्टूडेंट है वो किस चीज़ में बहुत अच्छा है, उस चीज़ का हनुमान उसे बनाए ताकि वो उड़कर उस चीज़ को जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो टीचर को अगर इस आकृति से मैं डायमंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे डायमंड मान लिया जाए, ये डायमंड कोयला और ये फिर मैं यहाँ और डायमंड बना देता हूँ ऐसे। ये डायमंड की स्थिति आप देखेंगे इसी संख्या के, इसी अणु के सीक्वेंस से जो है वो कोयला बनेगा। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुई तो कोयला बन जाएगा, अगर सीक्वेंस सही हो गई तो वो हीरा बन जाएगा। अब ये टीचर का उत्तरदायित्व है कि सही जगह पर सही गुण का सही गुण अगर विद्यमान हो जाए तो ये हीरा बन जाएगा। अगर टीचर ये कर पाया, सही समय पर बच्चे के गुण को समझ पाया, तो एक दिन ज़रूर हम बड़े परिवर्तन देखेंगे। आखिरी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि टीचर को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि जिस गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं, हमारे मुख से निकल रही जो हवा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से आप गुब्बारे को फुला सकते हैं, उसे उड़ा नहीं सकते। अगर उसको उड़ाना है तो आपको उसके अंदर हाइड्रोजन भरनी पड़ेगी। अगर हम ये बच्चे को समझाने में कामयाब हुए तो हमारा बच्चा भी एक दिन ज़रूर उड़ेगा, रेंगेगा नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जिसका सबसे पहले सिलेबस ख़त्म हो, सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट करवाए, और वो तो अच्छा शिक्षक बन ही नहीं सकता जो अपना सिलेबस लेट कंप्लीट करवाए। तो सर आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सर आपके लिए मेरा छठा और लास्ट प्रश्न है कि सर कुछ बच्चे देख रहे होंगे ये लाइव, तो आपके लिए उनका एक मैसेज क्या है, बेस्ट मैसेज? देखिए, मेरा मैसेज सभी बच्चों के लिए ये है कि हमारे देश भारत में आधे से ज़्यादा लोग इसलिए गलत दिशा में जा रहे हैं कि वो किसी औरों की तरह बनने के चक्कर में अपनी काबिलियत को भी गंवा दे रहे हैं। आप जो हैं वही रहिए, अपने को पहचानिए, आप क्या करना चाहते हैं उसी दिशा में जाइए। हमारे देश में क्या हो रहा है कि शर्मा जी की बेटी अगर फर्स्ट आई है तो शर्मा जी की बेटी की तरह बनना है, और शर्मा जी की बेटी के चक्कर में बनने के चक्कर में वो शर्मा जी की बेटी तो नहीं बन सकता, शर्मा जी का बेटा तो नहीं बन सकता, लेकिन बेशर्मा जी का बेटा बन जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि हर आदमी के अंदर एक अलग क्वालिटी है, उस अलग क्वालिटी को अलग तरह से डील करना होगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मुझे 3 इडियट्स की वो बात बड़ी अच्छी लगती है कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मारते हुए आपके पीछे आएगी। तो मेरा यही संदेश है बच्चों को कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आप दूसरों की तरह बनने के चक्कर में अपनी काबिलियत को नष्ट न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर कि आपने मुझे अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय निकाल के दिया।
आपके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे प्रयास अगर होते रहेंगे तो अगली बार जब मैं आपके सामने आऊँगा तो मुझे लगता है कि अब मुझे तैयारियों के साथ आना पड़ेगा। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे थे तो मुझे भी घबराहट हो रही थी। मैं भी कुछ जो सोच के आया था वो 100% नहीं डिलीवर कर पाया, 90 भी नहीं 70% डिलीवर कर पाया, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हम वो लोग हैं जो DD1 के दौर के लोग हैं। हमने समाचार जो है वो साप्ताहिकी में सुने हैं और एक हफ्ता पहले हमें बोल दिया जाता था कि इस दिन चित्रहार आएगा, इस दिन रामायण आएगी और इस दिन रंगोली आएगी। लेकिन आप जिस दौर के हैं उस दौर में आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिए जाते हैं और आप उस मिनट टू मिनट प्रोग्राम को देखकर आप मिनट टू मिनट जो होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये लाइव देख रहे होंगे तो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।